हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज लेके आई हूं आप लोगों के लिए कमेंट चर्चा का वीडियो। ये मेरा एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे मैं आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके उसमें आपने मुझसे जो भी पूछा होता है ना, उसका आपको रिप्लाई देती हूं। तो आज भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट है जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे हैं। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पर जाके अपना सवाल मुझे भेज सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अगर आप दबाएंगे तो मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास। मैम, मेरी एक क्वेरी है, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन लाइक यूट्रस वजाइना किस एज तक फुली डेवलप्ड हो जाते हैं? टीन एज में ये सारी डेवलपमेंट होती है, वो प्यूबर्टी एज भी कहलाई जाती है इसीलिए। और टीन एज बोले तो 13 से लेके 19 तक की एज, तो इस बीच में ये सारी डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट कमेंट है, मैम एक डाउट है, अगर सेक्स के टाइम में ही लड़कों का डिस्चार्ज हो जाए तो उसको वॉश क्लीन करके फिर से पेनिट्रेशन से क्या फिर डिस्चार्ज होगा? ऑफ कोर्स होगा। अगर आप एक्साइटेड हैं, दोबारा से इंटीमेट होते हैं तो डिस्चार्ज होगा। हाँ, ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो, दूसरी बार थोड़ा कम हो। उसके बाद अगर आप फिर से इंटीमेट होते हैं लाइक सेम डे पे, सेम नाइट पे, अगर आप मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं लाइक 3-4 बार, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में लाइक 3/4 टाइम तक, तब तक जाके उतना सीमन ना बन पाए आपकी बॉडी में, तब डिस्चार्ज ना हो या फिर शुरू के कंपैरेटिवली कम हो। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। मैम, वैसे तो मेरा शरीर बहुत पतला पर पेट बाहर निकला है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं क्या करूं? जितना मुझे पता है फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ओवरऑल फुल बॉडी का एक्सरसाइज कीजिए। उसमें आप जो एब्स की वर्कआउट होते हैं, कोर एक्सरसाइजेस जो होती हैं, जो आपके पेट के एब्स बनाने की काम करेंगी, उन पे आप ध्यान दीजिए। कार्डियो थोड़ा कम कीजिए, लाइक 10-15 मिनट का। वेट ट्रेनिंग आप ज़्यादा कीजिए। वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपके मसल्स बनेंगे और जो फैट है आपके बॉडी में, आपके पेट पे, वो भी कम होगा और मसल्स गेन करेंगे आप। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे करके शुरुआत कीजिए। और आप चाहें तो किसी फिटनेस ट्रेनर से भी ट्रेनिंग प्रॉपर ले सकते हैं। ये तो एक थोड़ा सा मैंने बेसिक आइडिया आपको बता दिया कि यहाँ से आप शुरुआत कीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। कीगल एक्सरसाइज मेल एंड फीमेल के लिए कैसा है? अच्छा होता है कीगल एक्सरसाइजेस। फीमेल के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि फीमेल एक बर्थ प्रोसेस से गुजरती हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम जैसे होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए बेटर हो सकता है कीगल एक्सरसाइज एक फीमेल के लिए। और स्पेशली जब प्रेगनेंसी है उस टाइम पे आपको करना चाहिए। प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी हो गई, उसके बाद में आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, पेल्विक मसल जो होती हैं। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है उसके बाद में आपको ज़रूर करना चाहिए। लड़कों के लिए भी फ़ायदे बताए जाते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन एज सच लाइक बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं होते हैं और ना ही आपको बहुत ज़्यादा करनी होती है। लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि करते ही रहो, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर लड़के ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो उनका जो होल्ड करने की पावर है ना, लाइक उनका जो सीमन होता है, वो होल्ड करने की पावर है, वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। फिर आपको हो सकता है नाइट फॉल होने लगे या आपको अर्ली डिस्चार्ज होने लगे, आप कंट्रोल ना कर पाओ इंटीमेट टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं करनी है, अपनी मसल्स को थकाना नहीं है, आपको अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो थोड़ा बहुत ही करना चाहिए। लड़कों को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, थोड़ा बहुत करेंगे तो अच्छा उसका फ़ायदा देखने को आपको मिल सकता है। राइट टेक्निक भी ज़रूरी है कि सही मसल पे आप काम कर रहे हो, तो वो भी ज़रूरी है। तो सही तरीके से अगर आप करें और जितना रिकमेंडेड है उतना ही करें तो आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लड़कों को मैं बता रही हूँ, फीमेल को तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा है। सारी फीमेल्स को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्पेशली जब प्रेग्नेंट हो तब, और डिलीवरी के बाद में डेफिनेटली करनी चाहिए। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। मैम, मैं वर्जिन हूँ, क्या मैं एक वर्जिन वाइफ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? देखिए, एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हम एक मन में अपनी छवि बनाते हैं ना कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मतलब जो एक इमेज बनाते हैं हम, उसमें आप ये पॉइंट भी रख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि जब हम एक पार्टनर अपना सेलेक्ट करते हैं तो अगर हमने फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें सोची कि ये होना चाहिए, अगर उस 10 में से एक चीज़ नहीं है और 9 चीज़ें बहुत अच्छे से मैच हो रही हैं, तो उस एक चीज़ के पीछे क्या आप उस 9 मैच को छोड़ सकते हो, या फिर वो एक मैच होना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बाकी 9 मैचेस को आप छोड़ सकते हो? तो ये वाली क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि 10 में से 10 चीज़ें किसी के अंदर मुझे मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्पेशली जब आप अरेंज मैरिज करने जाते हो तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है आपको मिल जाए, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और लव मैरिज में तो फिर ये सारी चीज़ें मायने ही नहीं रखती। लव तो लव होता है,
फिर आप किसी इंसान के साथ जुड़ जाते हो, दिल से तो जुड़ जाते हो, फिर उसकी खामियां, उसकी कमियां, हर चीज़ के साथ आप उसे अपनाते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं अरेंज मैरिज की बात करना चाहूँगी कि जब आप किसी से मिल रहे हो, उसे जान रहे हो, देख रहे हो, अगर आपके लिए वर्जिनिटी ही टॉप प्रायोरिटी पे है और बाकी चीज़ों में फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्जिन के चक्कर में किसी को, लड़की को रिजेक्ट करते जाओ, उसमें बाकी चीज़ें अच्छी थी लेकिन आपने वर्जिनिटी देखी और उस चक्कर में उसकी बाकी अच्छी चीज़ें नहीं देखी और उसे रिजेक्ट कर दिया, आगे चल के क्या गारंटी है कि आपको वर्जिन लड़की मिल ही जाएगी। क्योंकि ये वाली बात भी है कि बहुत सारे लड़के से सोचते हैं कि नो सील नो डील। मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं नो सील नो डील, तो वो तो मुझे बहुत ही बेवकूफ़ी लगती है कि आप उसकी सील कैसे चेक करोगे, और सील नाम की कोई चीज़ तो होती ही नहीं है भाई। सील क्या होता है, मतलब कोई प्रोडक्ट है क्या कि उस पर सील लगी हुई है, और ऐसा सील जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। जो ब्लीडिंग की कॉन्सेप्ट है उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पेन वाले कॉन्सेप्ट पे भी बना चुकी हूँ, ये सब फेक बातें हैं। हर किसी को ऐसा नहीं होता है, कोई भी मेडिकल साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रूव कर पाए कि एक लड़की वर्जिन है या नहीं। इवन एक डॉक्टर के पास जाके भी आप कहोगे ना कि इस लड़की को चेक करके बता दो ये वर्जिन है या नहीं, वो भी नहीं बता सकते। सारे टेस्ट वगैरह जो मतलब पुराने ज़माने में चलते आ रहे थे कि फिंगर से चेक कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे, वो चेक कर लेंगे, वो लॉजिकल नहीं है। आप अच्छे से अगर इस चीज़ पे खुले माइंड से रिसर्च करेंगे ना, अपनी खुद की भी, घंटों बैठ के आप इंटरनेट पे इस बारे में रिसर्च कर लीजिए, नतीजा यही निकलेगा कि कोई भी 100% श्योरिटी से ये नहीं आपको बता सकता कि एक लड़की वर्जिन है या नहीं। बस वो लड़की खुद ही आपको बता सकती है सच सच, और वो भी अगर सच बोल रही है यानी वो आप कैसे डिसाइड करोगे। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट तो कराओगे नहीं आप उसका, और अगर करा भी लिया ना, वो भी अगर आपने करा लिया, इतना सोर्स है आपका कि आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करा रहे हो, उसमें उससे पूछ रहे हो, तो आजकल तो हमने ये भी देखा है मूवीज़ में, सीरियल्स में, कि लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी फेक किया जा सकता है, वहाँ पे भी चीट किया जा सकता है, वहाँ भी झूठ बोला जा सकता है। तो ऐसी चीज़ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब इतनी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे फिर मुझे ऐसा लगता है इसको नहीं रखना चाहिए। हाँ, जब आप किसी लड़की से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस जो आप उससे पूछोगे, उसे जानने के लिए, समझने के लिए, एक ही क्वेश्चन आप उससे ज़रूर पूछिए कि उसके पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं या नहीं रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप रहे हैं या नहीं रहे हैं, पास्ट रिलेशनशिप अगर था तो मतलब किस लिमिट में था, और ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, या अगर अभी तक कोई उसका रिलेशनशिप नहीं रहा तो भी क्यों नहीं रहा। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की तरफ आपको अट्रैक्शन ही ना हुआ हो सकता है उसे अट्रैक्शन हुआ हो लेकिन उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या फिर जो भी रीज़न है। मतलब आप ऐसे सवाल पूछिए, सही सवाल, जिससे कि आपको सही जवाब मिल सके। आप एक कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लड़के, मैंने बोला अगेन, नो सील नो डील वाली चीज़, इस पर तो मैं एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कई बार मैंने इधर उधर थोड़ा बहुत बताया भी है, लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली आने वाला है चैनल पे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप गलत नहीं है, लेकिन जैसे एक लड़की आपकी कही हुई बात पे भरोसा करती है, जैसे कि आपने लिखा मैं वर्जिन हूँ, मैं मान रही हूँ आप वर्जिन हो, मैंने तो आपसे ये नहीं बोला ना कि आप मुझे प्रूफ दो पहले। और शायद कोई लड़की बोलती भी नहीं है, वो अपने पार्टनर पे भरोसा करती है इतना, तो आपको भी करना ही पड़ेगा। ये फालतू के जो टेस्ट वेस्ट ये सब चीज़ें हैं, इनमें ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सही नहीं होते हैं, इनका कोई मतलब ऐसा कोई बेस नहीं होता है। और लड़की को ब्लीडिंग हुई या नहीं, वो उसकी वर्जिनिटी की निशानी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो हाइमन है वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हो जाता है बिना सेक्स करे भी। और कुछ लड़कियों में तो हाइमन ऑलरेडी पैदाइशी ही ऐसा ही होता है। हर लड़की की बॉडी भी डिफरेंट होती है, हर किसी का पेन लेने की जो क्षमता है वो भी अलग अलग होती है। सो आई थिंक मैं क्लियर हुई हूँ इसे समझाने में। फिर भी अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें और अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। मैम, आपने कहा कि जिस पोजीशन में दोनों कपल कंफर्टेबल हों वो ठीक, लेकिन मेरा सवाल है कौन सी पोजीशन से गर्ल को ऑर्गेज़म पहुंचता है? रिप्लाई प्लीज़। हर पोजीशन में लड़की को ऑर्गेज़म हो सकता है। सो पोजीशन ये डिसाइड नहीं करती कि इससे ऑर्गेज़म होगा या इससे उसको मज़ा आएगा। ये मैंने पहले भी क्लियर किया है, चाहे लड़का हो या लड़की, पोजीशन ये डिसाइड नहीं करती कि आपको उससे मज़ा आएगा या नहीं आएगा। तो क्या डिसाइड करता है फिर अगर पोजीशन नहीं करती तो आप दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा है, आप लोगों ने कैसा फोर प्ले किया है, आप लोग कितने एक्साइटमेंट के लेवल पे हो, तब जाके आप इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हो। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि अगर आपका बहुत ही अच्छा पैशनेट वाला फोर प्ले है तो उस टाइम पे भी ऑर्गेज़म हो जाता है। मतलब आप ये सोचो कि ऑर्गेज़म के लिए इंटीमेट होने की भी, मतलब सेक्स करने की भी ज़रूरत नहीं होती, उससे पहले भी फोर प्ले के टाइम पे या ओरल सेक्स के टाइम पे भी
ऑर्गेज़म हो सकता है। सो पोजीशन का इसे कोई लेना देना नहीं है। पोजीशन सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए है, आपका बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है वो उस लिए है। पोजीशन अलग अलग चेंज कर रहे हो अगर आप, तो थोड़ा एक्साइटमेंट ला रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, एक बोरिंग रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हो, ये सब उस चीज़ के लिए है। इसका सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेज़म, इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं, व्हेन शुड अ गाय गेट मैरिड। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एज है, जो लीगल एज है, एक तो वो आपकी होनी चाहिए, मतलब आप 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक डिसेंट लाइफ स्टाइल आप दोनों जी सकें। कितनी बारी गर्ल्स भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो दोनों मिलके एक अच्छी लाइफ लीड कर पाएँ। अभी आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको थोड़ा सा और अच्छे से ले जा पाएँ, अपनी लाइफ को एक डिसेंट तरीके से आप जी पाएँ। तो उस हिसाब से आप देखिए कि कब आप रेडी हैं फाइनेंशियली भी, एंड दूसरा मेंटली भी। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मतलब उम्र वाइज तो बड़े हो जाते हैं लेकिन मैच्योरिटी उतनी नहीं आ पाती, एक रिलेशनशिप के लिए वो तैयार नहीं होते, बचपना होता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेंटली भी खुद को थोड़ा सा ग्रो कीजिए, अपनी लाइफ में जगह बनाइए एक नए इंसान के लिए, थोड़ा वेलकमिंग नेचर रखिए अपना। और ऐसा होता है ना कि शादी के बाद ना आप चाहते हो कि मेरी लाइफ वैसी की वैसी रहे, आप ज़रा भी एडजस्ट नहीं करना चाहते हो, ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हो, तो ऐसा नहीं होता। मेंटली खुद को रेडी करिए कि चेंजेस तो आएंगे ही लाइफ में और आप पॉजिटिवली उन चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि देखो, एक लड़की के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए तो बहुत कुछ चेंज होता है, पूरी दुनिया ही उसकी चेंज हो जाती है। और आप थोड़े छोटे छोटे से भी चेंजेस नहीं करना चाहोगे ना, उसको अपनी लाइफ में मतलब इंक्लूड नहीं करोगे, आप चाहोगे कि मेरी लाइफ तो वैसे के वैसे ही रहे, जो करना है इसे एडजस्ट करना है, सारे कॉम्प्रोमाइज़ यही करें, तो ऐसे नहीं होता फिर। तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटली भी रेडी आपको करना है। फिजिकली आप रेडी हो जाओगे ऑफ कोर्स जब आपकी लीगल एज होगी, और फाइनेंशियली भी आप थोड़े से इंडिपेंडेंट हो। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि हाउ मच बैंक बैलेंस, होम एटसेट्रा इज रिक्वायर्ड टू गेट गुड गर्ल, बट पर्सन शुड बी गुड। मतलब आपने ऐसा कहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि लड़की जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बहुत अच्छी आपकी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बैंक बैलेंस और घर ये सब होने से ही आपको अच्छी लड़की मिलेगी। कितनी बार तो बड़े बड़े इतने पैसे वाले और रिच लोगों के साथ भी ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो ऐसे नहीं होते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि पैसा वगैरह का इसी चीज़ से कोई लिंक है कि आपको कैसी लड़की मिल रही है। और कितनी बारी आपके पास इतना ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं है, आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिलता है, आप साथ में दोनों मिलकर ग्रो करते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी बॉन्डिंग दोनों की आपस में कैसी है, कितने कंपैटिबल हो आप। तो जब आप लड़की सेलेक्ट करो, जब उनसे मिलो, तो सोच समझ के फैसला करो। मुझे ये पता नहीं क्यों थोड़ी सी कमी लगती है कि जब हम लड़की या लड़के को जब देखते हैं, पसंद करते हैं, तो तभी की तभी हमें डिसीजन लेने को क्यों बोला जाता है। बहुत सारे घर वाले से बोलते हैं कि नहीं, अभी आपको मिलो और डिसाइड करो। मतलब 1 घंटे में आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? थोड़ी बहुत, जब तक आप उससे बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, जितनी ज़्यादा आप लोग बात करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी चीज़ों की, और फिर आप शायद डिसाइड कर सको कि हाँ, ये पार्टनर मेरे लिए ठीक है या नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या बलात्कार करने से कोई गर्भवती हो सकती है? यस, ऐसे टाइम पे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा, बट यस, इट इज़ पॉसिबल। एंड अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको उस पर एक्शन तो डेफिनेटली लेना ही चाहिए। और सबसे पहले तो प्रिकॉशन वाली पिल जो है वो लेनी चाहिए, ताकि इसकी याद कंटिन्यू ना रहे आपके साथ, आप प्रेग्नेंट ना हो जाओ और फिर और ज़्यादा आपकी बॉडी को ट्रॉमा वगैरह ना झेलना पड़े। सो फर्स्ट आपको कंप्लेंट डेफिनेटली करनी चाहिए, अपना मेडिकल फिजिकल जो भी चेकअप होता है वो कराना चाहिए, और उसके बाद में ये वाले मेजर भी लेने चाहिए कि आपको कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए। नेक्स्ट कमेंट है, दी एक टीचर के लिए भी रूटीन बताओ जिससे वो सेल्फ स्टडी भी करे और स्कूल भी। ओके, आपका जो भी रूटीन जब भी आपको बनाना होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा एक टाइम टेबल बनाओ। अपना टाइम को आप देखो कि कितने से कितना टाइम जो कि आपको फिक्स देना ही देना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप टीचर हो तो एक फिक्स आवर्स होंगे आपके, इतने बजे से इतने बजे तक आपकी ड्यूटी है। फिर उससे पहले आपको कितना टाइम लगता है घर से तैयार वैयार होने में, आने जाने में, ये सारा आप टाइम उसमें ऐड करो। उसके बाद में आपके पास फ्री टाइम क्या है, उस फ्री टाइम में आप क्या क्या करते हो और कैसे उसको बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो। खुद से ही आप एक टाइम टेबल बनाओ और फिर उस पर कोशिश करो फॉलो करने की। हर डे के एंड में जब भी आप सोने जाते हो तो एक
रिव्यू करो अपने पूरे दिन का और देखो कि उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप कितना चीज़ें फॉलो कर पाए और कितना ऐसा टाइम था जो कि आपने वेस्ट कर दिया या गलत यूटिलाइजेशन किया उसका। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सोशल मीडिया चलाने लगे और उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो खुद के लिए वहाँ पे नोट लिखिए नेक्स्ट डे के लिए कि ये वाली चीज़ में हमने ऐसा गलती करी, ये हमको नहीं करना है। तो इस तरीके से आप खुद को सेल्फ गाइडेंस दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो एक आपका गोल होना चाहिए जब आप सोने जा रहे हैं कि नेक्स्ट डे हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट डे के लिए अपना टारगेट बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको स्टडी में ये चीज़ें पढ़नी हैं, तो इस तरीके से नेक्स्ट डे का आप प्लान बना सकते हैं या फिर पूरे वीक का आप प्लान बना सकते हैं। वीकेंड पे बैठ के अपने पूरे वीक का एक प्लान बना लीजिए और हर डे में खुद को गाइड कीजिए कि नहीं अभी हम यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सो क्लोज इट। मतलब अभी इतना है ना कि फ़ोन पे ही सारी चीज़ें हैं, तो सारा कंट्रोल ना अपने ऊपर ही है कि हम खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं, खुद को कैसे गाइड करते हैं। कितनी बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और मतलब मेरा मन नहीं है करने का और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरी टाइम एंड एनर्जी ये चीज़ लेगा, तो मैं वो शुरू ही नहीं कर रही हूँ, मैं बैठ के टाइम पास कर रही हूँ। तो कितनी बार ऐसा हुआ था, बीच में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा आया मेरे पास टाइम कि जब मेरा मतलब मन ही नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। तो ऐसा होता है कभी कभी फेस, लेकिन खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को ही बोलना पड़ता है कि नहीं करना है तो करना है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, मैं आपको लिंक दे दूंगी कि दुख और उदासी से कैसे बाहर निकले। उसका टॉपिक थोड़ा ऐसा है, लेकिन उसमें मैंने बताया है कि खुद को मोटिवेट कैसे करना है, खुद को कंट्रोल कैसे करना है, अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है। तो आपका मन करे तो वाली वीडियो आप देख सकते हो। जब भी आपको ऐसा लगे, थोड़ा दुख फील हो, कंट्रोल थोड़ा सा छूट रहा है अपनी लाइफ से ऐसा फील हो, तो आप वो मेरी वीडियो देखना। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे मोटिवेशन से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। मेरे चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियो, ऐसे करके उसका नाम है। तो उस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कीजिएगा। आई थिंक आपको काफ़ी सारे अपने काम के वीडियोस वहाँ से मिल सकते हैं, तो उन्हें देखिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, यही सारे कमेंट्स थे जो मैंने पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों, पसंद आए हों। अगर पसंद आए हैं तो क्या करना है, लाइक करना है भाई, लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा और मन करे अप्रिशिएट मुझे करने का तो आप मुझे सुपर थैंक्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे ही, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे लाइक का ऑप्शन है, वहीं पे ही सुपर थैंक्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे एंड मैंने प्लेलिस्ट भी पूरी अच्छे से मैनेज कर रखी हैं, तो प्लेलिस्ट वाइज भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरे ब्लॉग चैनल पे भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।